गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया ही होंगे। देखिए बीएससी सेकेंड ईयर इंग्लिश मीडियम में हमारी अब तक 4 क्लासेस हो चुकी हैं। ठीक है, आज हमारी 5वीं क्लास है। आज की क्लास में हम थर्मोडायनेमिक्स के लॉज के बारे में पढ़ेंगे और लिमिटेशन के बारे में समझेंगे, क्या क्या लिमिटेशन है थर्मोडायनेमिक्स की। सबसे पहले हम बात करते हैं लॉज के बारे में। देखिए थर्मोडायनेमिक्स के जो है 4 लॉ होते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ एंड जीरोथ लॉ। फर्स्ट जो लॉ है, देखिए सबसे पहले बात करते हैं लॉज ऑफ थर्मो यहाँ पर देखिए कुल 4 लॉ होते हैं। एक होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ thermodynamics, and lastly zeroth law of thermodynamics। फर्स्ट लॉ है, इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन भी कहा जाता है। इसमें ये बताया है कि जो एनर्जी है उसको हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है। सेकेंड लॉ एंट्रोपी के बारे में, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेज। ठीक है। थर्ड जो लॉ है वो प्योर क्रिस्टलाइन के बारे में होता है। प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो एंट्रोपी है 0 केल्विन पे 0 होती है, ये कहता है हमारा सेकेंड लॉ। जीरोथ लॉ है थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में। इसमें हमें थर्मल जो इक्विलिब्रियम है उसके बारे में समझ में आएगा कि थर्मल इक्विलिब्रियम का लॉ क्या है। थर्मल इक्विलिब्रियम का लॉ ही कहलाता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एक एक करके हम चारों लॉ के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसके अनुसार जो एनर्जी है उसको ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही उसे ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। यानी जो एनर्जी है उसको एक फॉर्म से हम दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म तो कर सकते हैं। जैसे कि सोलर एनर्जी है, सोलर कुकर का काम है सन से एनर्जी को लेना और खाने में खाना को कुक करना। ठीक है। इसी तरह से प्रेस जो इलेक्ट्रिक आयरन होती है उसका काम है इलेक्ट्रिक एनर्जी को लेगा और उसको हीटिंग में कन्वर्ट करेगा। ठीक है। इस तरह से एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो ये कहता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बट कैन बी ट्रांसफॉर्म इन वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है। एनर्जी कैन नॉट या नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed but can be transformed in one form to another। मतलब एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम ट्रांसफॉर्म तो कर सकते हैं पर इसे हम खुद से क्रिएट नहीं कर सकते, ना ही इसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, ये एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होता है। यानी मैं यहाँ कहना चाह रही हूँ टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कंजर्व। ऑफ यूनिवर्स इज कंजर्व, मतलब ये मेंटेन रहती है
ट्रांसफ़र होने के बाद, ट्रांसफॉर्म होने के बाद एनर्जी जो है वो मतलब ऊपर नीचे नहीं होती, कम ज़्यादा नहीं होती। या कंजर्व की जगह आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं कांस्टेंट, कंजर्व भी कर सकते हैं, कांस्टेंट भी यूज़ कर सकते हैं। इजी वर्ड ले लेते हैं हम, चलो कांस्टेंट मान लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो इसके एग्जांपल से समझ लें, जैसे कि मैंने अभी आपको इलेक्ट्रिक आयरन का एग्जांपल बताया, इलेक्ट्रिक एनर्जी ली और हीटिंग में कन्वर्ट किया उसे, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। इसी तरह से कोई मशीन है, वो इलेक्ट्रिसिटी ले रही है और मैकेनिकल वर्क कर रही है, ठीक है, मतलब एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में उसने ट्रांसफॉर्म कर दिया। ये हमारा फर्स्ट लॉ हो गया। और सेकंड लॉ के बारे में बताती हूँ मैं आपको। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए ये वाला जो लॉ है, सेकंड लॉ है, वो एंट्रोपी के बारे में है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सेज दैट एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजेस, ठीक है। वाई एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज इंक्रीजेस? बिकॉज all natural process are spontaneous and irreversible. Entropy of universe is always increases because all natural process are spontaneous and irreversible. इरिवर्सिबल। देखिए यहाँ पर एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस, इसको एक एग्जांपल से समझें। कोई भी एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें पानी एक हायर लेवल से लोअर लेवल में आ रहा है, तो जो पानी हायर लेवल से लोअर लेवल में आ रहा है पहले, अच्छा एंट्रोपी शब्द क्या है? सबसे पहले हम समझते हैं एंट्रोपी क्या होती है। एंट्रोपी होती है डिसऑर्डरनेस। जो मैंने अभी एग्जांपल बताया कि पानी हायर लेवल से लोअर लेवल में जा रहा है, यानी जो पानी था पहले व्यवस्थित था, ऑर्डर में था, जैसे ही वो नीचे आया मतलब जो पहली की स्टेज थी उसको उसने बदला, ऊपर से नीचे आया, यानी यहाँ पर डिसऑर्डर क्रिएट हुआ। कोई भी काम जो हो रहा है, नेचुरल प्रोसेस सारे के सारे डिसऑर्डर क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया? एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजेस, ठीक है। यानी जो पहले चीज़ जैसी थी, हायर लेवल पे वाटर था, वो नीचे आया, उसने डिसऑर्डर क्रिएट किया, अब वो हायर लेवल पे नहीं है, तो यहाँ पर एंट्रोपी इंक्रीज हो गई। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, पानी अपने आप नीचे ही आएगा, ना कि ऊपर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्पॉन्टेनियस है, अपने आप हो रहा है। और सेकंड इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल जहाँ पर जो प्रोसेस है उसकी डायरेक्शन एक फिक्स होती है। तो ये हो गया हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दोनों लॉज को आप नोट डाउन करें सबसे पहले। इसके बाद है हमारा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तीसरे लॉ की भी बात करते हैं। यहाँ पर भी एंट्रोपी आएगी, पर अब की बार हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करेंगे, ना कि नेचुरल प्रोसेस की। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, एंट्रोपी ऑफ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड एट 0 केल्विन इज 0, ठीक है। एंट्रोपी ऑफ perfectly
क्रिस्टलाइन मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, कौन कौन से होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसमें सारे के सारे जो एटम है उसका ऑर्डर सेम ऑर्डर होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड is 0 at 0 Kelvin। ठीक है, 0 केल्विन। अब यहाँ पे जो केल्विन है ये टेम्परेचर की बात हो रही है, जो टेम्परेचर है वो केल्विन, या इसको 0 के भी लिख सकते हैं। कैसे ही देख लें, केल्विन को के से, कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एंट्रोपी ऑफ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड इज 0। एंट्रोपी का जो वैल्यू है वो 0 होता है 0 केल्विन पे। ये हो गया हमारा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके बाद है हमारा फोर्थ लॉ। फोर्थ लॉ में हम बात करेंगे जीरोथ लॉ के बारे में। ऐसा कुछ नहीं है कि इसका ऑर्डर है जीरोथ लॉ हम फोर्थ नंबर पे लिखेंगे, इसको हम स्टार्टिंग में भी ले सकते हैं जीरोथ को, पर ज़्यादातर इसे लास्ट में ही लिखा जाता है अगर सारे लॉ की बात की जाए तो। और ये सबसे इजी लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का, आपको याद भी होगा। इस लॉ को लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम भी कहा जाता है। लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहाँ हम थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। देखिए, कोई भी दो सिस्टम, कोई भी दो प्रोसेस जो है, इसको समझिए, इफ ए एंड बी कोई सिस्टम है, जैसे ये कंटेनर मान लेते हैं, ये आपस में थर्मली इक्विलिब्रियम है, इसको मैं मान लेती हूँ ये ए है और ये सी है। नेक्स्ट जो है वो है बी, ए सी आपस में और सी बी आपस में थर्मली इक्विलिब्रियम में है, तो ए बी जो है वो भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ठीक है, इफ ए एंड बी आर थर्मल इक्विलिब्रियम with C, then अब यहाँ पे देखिए A और B थर्मल इक्विलिब्रियम है C के साथ, तो जो A और B है आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। देन A and B are in thermal equilibrium with each other। ठीक है, एक दूसरे के साथ भी ये थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। इस तरह से हमारे कुल 4 लॉ हमने देख लिए। ठीक है, इसका एग्जाम्पल दोबारा से देख लें। ए थर्मल इक्विलिब्रियम में है सी के साथ और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है बी के साथ, तो ए थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा बी के साथ। ठीक है, इस तरह से इसे नोट डाउन करें।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिमिटेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लिमिटेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लिमिटेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। देखिए, लिमिटेशन की बात की जाए, थर्मोडायनेमिक्स की कुछ लिमिटेशन होती हैं, जिसमें से 3 जो लिमिटेशन है वो मेन है। फर्स्ट जो लिमिटेशन है वो ये कहती है कि थर्मोडायनेमिक्स इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के ऊपर अप्लाई नहीं होता, ये बल्क में अप्लाई होता है। ठीक है, फर्स्ट चीज़ ये है, जो थर्मोडायनेमिक्स है हम सिंगल एटम या मॉलिक्यूल पे अप्लाई नहीं कर सकते, एक पूरा सिस्टम होगा जिसमें बहुत सारे एटम और मॉलिक्यूल होंगे, यानी मैं कह सकती हूँ बल्क में ये अप्लाई होगा। फर्स्ट चीज़ तो ये है। अब सेकंड लिमिटेशन ये है कि थर्मोडायनेमिक्स किसी भी प्रोसेस की फिजिबिलिटी को बता सकता है कि वो प्रोसेस कितना आसानी से हो रहा है, उसकी रेट को नहीं मेंशन कर सकता। तो यहाँ पर मैं कह सकती हूँ जो प्रोसेस है फिजिबिलिटी तो बता देगा, लेकिन ये नहीं बता सकता कि वो जो प्रोसेस है उसका रेट क्या है, रेट ऑफ प्रोसेस नहीं बता सकता। ठीक है, इसी तरह से जो थर्ड जो लिमिटेशन है वो ये कहती है कि थर्मोडायनेमिक्स इनिशियल और फाइनल जो स्टेट है किसी भी प्रोसेस की, उसके बारे में बता सकता है। इनिशियल प्लस फाइनल स्टेट ऑफ प्रोसेस, ये तो बता देगा, लेकिन मैकेनिज्म ऑफ प्रोसेस नहीं बता सकता। तो फर्स्ट लिमिटेशन ये हो गई कि ये जो अप्लाई होता है थर्मोडायनेमिक्स कभी भी इंडिविजुअल मॉलिक्यूल एटम पे नहीं होता, ये बल्क में अप्लाई होता है। सेकंड इसकी लिमिटेशन है, ये फिजिबिलिटी रिएक्शन की बता सकता है कि कोई भी जो फिजिबिलिटी प्रोसेस की बता सकता है कि कोई भी प्रोसेस कितना इजीली कंडक्ट होगा। ठीक है, लेकिन उसका रेट नहीं बता सकता कि कितने जल्दी वो हो जाएगा या कितना टाइम लगाएगा, उसकी स्पीड के बारे में कुछ नहीं कह सकता। तीसरी लिमिटेशन है, जो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट है किसी भी प्रोसेस की, उसके बारे में ये कंसर्न करता है कि हाँ भी ये इनिशियल स्टेट है और ये फाइनल स्टेट है, लेकिन क्या मैकेनिज्म रहा प्रोसेस का उसके बारे में ये नहीं बता पाएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर ये 3 लिमिटेशन हो गई है। एक एक करके मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। फर्स्ट हमारी जो लिमिटेशन है, जैसे कि मैंने ये बताया, पहली लिमिटेशन में हम बात करेंगे कि जो थर्मोडायनेमिक्स है वो बल्क में अप्लाई होती है। इट कैन नॉट अप्लाइड टू इंडिविजुअल मॉलिक्यूल और एटम इट कैन, मतलब ये अप्लाई नहीं हो सकता इंडिविजुअल मॉलिक्यूल और एटम पे। इट कैन अप्लाई टू बल्क ऑफ मैटर।
मतलब बहुत सारा जो बल्क में मैटर है या फिर मॉलिक्यूल्स कहें उसमें ये अप्लाई हो पाएगा। ठीक है। सेकंड जो है हमारा लिमिटेशन, उसकी बात करें, जैसे कि मैंने ये बताया, ये किसी भी रिएक्शन की फिजिबिलिटी तो बता देगा। इट कैन इन्फॉर्म अबाउट feasibility of process but does not tell about कोई भी रिएक्शन कितना, कोई भी जो प्रोसेस है कितना इजीली हो रहा है उसकी फिजिबिलिटी को तो ये बता रहा है, बट डज नॉट टेल अबाउट रेट at which given process proceed। ठीक है, जो गिवन प्रोसेस है हमारा किस रेट में वो प्रोसीड कर रहा है उसके बारे में ये कुछ नहीं बताएगा। तीसरा हमारा जो लिमिटेशन है वो इनिशियल और फाइनल स्टेट में तो ये कंसर्न करता है कि इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या है इसकी, लेकिन मैकेनिज़्म के बारे में ये नहीं बता पाता कि जो प्रोसेस है उसका मैकेनिज़्म क्या रहा। ठीक है, तो देखिए जो लास्ट हमारा लिमिटेशन है थर्मोडायनेमिक्स या फिर लिमिट, इट कंसर्न अबाउट initial and final state, initial and final state, but does not on mechanism of process। ठीक है, जो थर्मोडायनेमिक्स है वो इनिशियल और फाइनल स्टेट को तो कंसर्न करती है कि हाँ भाई ये इसकी इनिशियल स्टेट है और ये फाइनल स्टेट है किसी भी सिस्टम की, पर ये नहीं बताती मैकेनिज़्म ऑफ प्रोसेस का क्या मैकेनिज़्म रहा। इसे भी आप नोट डाउन करें। ओके, तो आज की क्लास में हमने 2 टॉपिक्स पढ़े हैं। पहला टॉपिक था लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड सेकंड टॉपिक इज लिमिटेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, आज की क्लास यहाँ पे कंप्लीट होती है। थैंक यू।